हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक हिंदी में नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ईएमएफटी प्लेलिस्ट। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, हिंदी में होएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये प्लेलिस्ट उन सब लोगों के लिए है जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं ईएमएफटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पर। आई होप आप सब लोगों ने एटलीस्ट देखा होगा और अब हम इसी प्लेलिस्ट को हिंदी में स्टार्ट कर रहे हैं। सो दोनों लैंग्वेजेस में प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी चैनल पर। आपको जिस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा यू कैन वॉच इट। सो अब अगर आप हिंदी वाली प्लेलिस्ट में आ गए हैं, लेट मी टेल यू, ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है। कुछ लोगों को लगता है कि सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है। नो, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। उन लोगों को लगता है जो कि हर चीज़ को, हर टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट नहीं करते हैं। जब आप हर टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। देखेंगे कि कैसे अगर हम हर टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट आएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या कवर करने वाले हैं हिंदी में, एंड देन वी विल बी सीइंग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और थोड़ा इनिशियलाइज करेंगे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चार्ज होता क्या है, यूनिट क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल बेसिक्स वीडियो है। आई होप आप ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे जिससे कि आप कनेक्टेड हो जाएंगे। अगर ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखी गई तो नेक्स्ट वीडियो में आने पे आपको लगेगा कि क्या है ये। एक कनेक्शन बनाने के लिए लास्ट तक देखिएगा, एंड आई होप यू विल बी गेनिंग अ लॉट। बहुत चीज़ें नई सीख के जाएंगे इस प्लेलिस्ट से। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन ईएमएफटी। ईएमएफटी कैसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। लाइक वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स मैथमेटिकल टूल, जैसे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑफ कोर्स द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेल ऑपरेटर और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमिनाज लाइक द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। ठीक है, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या होता है। इसके बहुत सारे फिनोमिना हम देखेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। राइट, आफ्टर दैट उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड ईएम वेव्स। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन होता है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस कैसे यूज़फुल है। आफ्टर दैट ट्रांसमिशन लाइन एंड वेव गाइड। उसके बाद हम मूव ऑन कर लेंगे टुवर्ड्स द रडार, ऑप्टिकल फाइबर वेव गाइड, एंड एट लास्ट एंटीना एंड एंटीना एरे। एंटीना और एंटीना एरे का हमने ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश वर्जन देख लिया है, आई विल नॉट बी कवरिंग दैट। आपने अगर एंटीना के बारे में पढ़ना है, आप जाइए एंटीना वाली प्लेलिस्ट में, आप अभी से ही पढ़ सकते हैं। बट बाकी सब टॉपिक्स हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे बहुत डिटेल में। लेट्स स्टार्ट विद द ईएमएफटी। ईएमएफटी को पढ़ने के लिए मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम समझाना चाहती हूँ। इस ब्लॉक डायग्राम का हर एक ब्लॉक हमें बताएगा कैसे ईएमएफटी एक रियल वर्ल्ड में हमारे लिए यूज़फुल है। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या फिनोमिनाज पुराने एसोसिएटेड हैं, पुराने सब्जेक्ट से लिए गए हैं, और कैसे कैसे ये सब्जेक्ट हमारे लिए यूज़फुल होगा, कैसे ये हमारी रियल लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकता है, और कौन से रियल लाइफ की जो एप्लीकेशंस हैं वो इस सब्जेक्ट पे बेस्ड है। उस सब के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले है हमारे पास सिग्नल। नाउ जो सिग्नल मैं ले रही हूँ, ये जो सिग्नल है ये है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब सिग्नल तो कैसी भी तरह का हो सकता है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अभी इस रूम में जब मैं बात कर रही हूँ, जो मेरी वॉइस है वो है वाइब्रेशंस इन द एयर, जो कि है एक फिजिकल सिग्नल। नाउ ये माइक क्या कर रहा है, माइक इज कन्वर्टिंग ये जो वाइब्रेशंस है इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से करा है, मैंने सीधा स्टार्ट करा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाने के लिए क्या पता ट्रांसड्यूसर्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकता है ना, राइट।
So now after the electrical signal we have the RLC network. RLC network क्या करता है? हम सब ने RLC नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट में पढ़ा था. हमने देखा था कैसे कि हम फ्रीक्वेंसी में चेंजेस ला सकते थे. हम जानते हैं जो नॉइज़ होगी या तो वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर होगी या बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर होगी. सो RLC नेटवर्क को प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे तो हम नॉइज़ को हटा सकते हैं, राइट? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है टू एलिमिनेट द नॉइज़. प्लस RLC नेटवर्क से हम बहुत ज़्यादा टाइम डिले में चेंजेस ला सकते हैं. वी नो टाइम डिले और टाइम कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय RC, ये तो हम जानते हैं. तो RLC जो नेटवर्क है इट इज़ गिविंग मी द टाइम डिले. ओके, मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम डिले को वेरी करवा सकती हूँ RLC नेटवर्क से, प्लस नॉइज़ को रिमूव करवा सकती हूँ. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मैथमेटिकल और आई कैन से मैथमेटिकल मॉडलिंग. तो अब है हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग. सो अभी हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे, अपने सिग्नल को डिज़ायर्ड वे में उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. नाउ जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है जो कि है पावर एम्पलीफायर. आपने एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ा होगा. कुछ लोग अवेयर भी होंगे कि एम्पलीफायर्स क्या काम करते हैं. एम्पलीफायर्स हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, राइट? सो आफ्टर द पावर एम्पलीफायर वी हैव ये सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं. ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. सो ये जो पावर एम्पलीफायर के बाद जो सिग्नल मिला है, ये जो सिग्नल है ये अभी भी एनालॉग नेचर में है. सबसे पहले अब इसको प्रोसेस करने के लिए हम इसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे ही डिजिटल में कन्वर्ट करा हमारे पास स्टोरेज पावर आ गई है. नाउ वी कैन स्टोर. डिजिटल जैसे ही नेचर मिलता है सिग्नल को उसमें स्टोरिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, राइट? वी कैन मॉडिफाई इट एज वेल. मॉडिफाई कैसे करेंगे? माइक्रो प्रोसेसर लगा देंगे. माइक्रो प्रोसेसर से डिज़ायर्ड वे में इस सिग्नल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है. माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है. इट्स अ मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. जो अब माइक्रो प्रोसेसर से ट्रांसफॉर्म कर दिया सिग्नल, उसके बाद अभी भी वो डिजिटल नेचर का है, बट रियल वर्ल्ड सिग्नल तो एनालॉग होते हैं. तो उसके लिए हमने क्या करा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाया, वापस से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया. अगेन वी विल यूज द पावर एम्पलीफायर. अब पावर एम्पलीफायर के बाद, पावर एम्पलीफायर का वर्क तो हम जानते ही हैं. इसके बाद स्टार्ट होता है हमारे मेन ब्लॉक्स फॉर EMFT. सो सबसे पहले हम EMFT में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है जब भी चार्ज रेस्ट पर है उसकी स्टडी, ठीक है? और मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम अज्यूम करेंगे जो करंट है उसकी स्पीड और वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, राइट? उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसके बाद हम अपना सिग्नल जनरेट कर लेते हैं. जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स की स्टडी कंप्लीट होएगी उसके बाद वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द EM वेव्स और मैक्सवेल्स इक्वेशन. EM वेव्स और मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या बताती हैं हमें, कैसे विद द हेल्प ऑफ चार्ज एंड करंट हमारे पास वेव्स जनरेट हो जाती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जनरेशन के लिए हमारे पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है. चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही जनरेट होता है वो EM वेव्स को जनरेट कर देता है. कैसे? हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है. दोनों आपस में एक दूसरे को जनरेट करती जाती हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट करती हैं. सो चेंजिंग करंट, चेंजिंग इलेक्ट्रिक
field, which produces changing magnetic field, which produces changing electric field, which produces changing magnetic field. So ऐसे अगर हमारे पास changing current रहेगा, changing current is the reason to produce the EM waves. So जैसे ही हमारे पास EM waves प्रोड्यूस हो गई, हमें उन्हें स्टडी करना पड़ेगा. स्टडी कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन. मैक्सवेल्स ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही गेव 30 इक्वेशन. उसने 30 इक्वेशंस दी थी जिसकी हेल्प से हम EM वेव्स को स्टडी कर सकते हैं. बट अपने सब्जेक्ट में हम सिर्फ 4 इक्वेशंस पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे मैक्सवेल्स की 4 इक्वेशन से हम EM वेव्स को स्टडी कर सकते हैं. आफ्टर दैट, अब जैसे ही हमारे पास EM वेव्स जनरेट हो गई हैं, हमें उन्हें ट्रांसमिट करना होगा. या तो हम उनका बाउंडेड ट्रांसमिशन कर सकते हैं. बाउंडेड मीन्स कि किसी भी चैनल के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रही है. द चैनल इज ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड. जब हम सिग्नल का बाउंडेड ट्रांसमिशन करते हैं तो उसके लॉस की पावर कम हो जाती है. सिग्नल लॉस नहीं होगा, चैनल के थ्रू जाता जाएगा, इसमें लॉसेस कम आएंगे. सेकंड, सिग्नल सिक्योर भी होता है क्योंकि अनवांटेड लोगों के पास सिग्नल जा ही नहीं रहा है. जहाँ से बाउंडेड मीडियम स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक जा रहा है, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर तक ही मेरा सिग्नल रहेगा. ठीक है. सो सिग्नल कहीं और किसी और अनवांटेड रिसीवर R' के पास जा ही नहीं सकता है. सो ये इम्पॉर्टेंस है बाउंडेड मीडियम की. ठीक है. सो बाउंडेड मीडियम आर ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड. उसके बाद हम स्टडी करेंगे एंटीना एंड एंटीना एरे. विद द हेल्प ऑफ एंटीना और एंटीना एरे वी कैन सेंड द सिग्नल इन स्पेस और अनबाउंडेड मीडियम, राइट. सो दीज आर द वेरियस ब्लॉक्स. तो अब यहाँ से एंटीना से क्या करा, इस बाउंडेड सिग्नल को हमने स्पेस में फेंक दिया. अब हमारा सिग्नल कैसा हो गया है? वायरलेस सिग्नल. सो अब हमने वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए एंटीनाज यूज़ करें जिनको हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, राइट. अब जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं ये जब तक चलती रहेगी हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं रहेगी. तो अब ये सब ब्लॉक्स जब पढ़ेंगे, मेनली ये जो नीचे वाले ब्लॉक्स हैं, ये सब ब्लॉक्स हमारे हैं EMFT के मेन ब्लॉक्स. हमें इन सब को ही डिटेल में पढ़ना है. अब आई होप एक आपके माइंड में एक मैप बन चुका है कि कैसे हम ये सब्जेक्ट को टैकल करेंगे, कैसे इसमें हम प्रोसीड करेंगे. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, मैथमेटिकल मॉडल्स को स्टडी करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. हम अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेसिक्स में हम चार्ज से स्टार्ट करेंगे. सो अब चार्ज क्या है ये पता होना चाहिए. कोई भी मटेरियल है, ठीक है, कोई भी मटेरियल को अगर हम तोड़ते जाए, लेट सपोज हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है, उसको हम तोड़ रहे हैं, फिर जो हमारे पास आउटपुट आया उसको भी तोड़ रहे हैं. सो अब जैसे हम कहाँ कहाँ तक इसको जाकर डिवाइड कर सकते हैं. हम इस सॉलिड मटेरियल को बेसिक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तक, और आई कैन से चार्ज तक हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फर्दर डिवीजन पर हम नहीं जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है हमारा एटम. एटम के डिवीजन पे जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिल जाएगा, राइट. एक मटेरियल है, मटेरियल को डिवाइड करते जा रहे हैं, हमें एटम मिला, एटम को भी डिवाइड करा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिल गया. ये हमारे चार्जेस हैं. तो चार्ज को आप कैसे स्टडी करेंगे? चार्ज बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज दे देता है किसी भी मटेरियल को. अब स्टडी कैसे करेंगे चार्ज को? जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रखा है और जब हमारे पास एक प्रोटॉन रखा है. मैंने यहाँ पर पॉजिटिव क्यों बनाया या नेगेटिव क्यों बनाया ये भी अभी देखते हैं. सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास कुछ मास होगा. अब हमें पता है जब भी कोई दो एलिमेंट्स हैं जिनके पास मास है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो मटेरियल्स हैं जिनके पास मास है, तो इन दोनों में मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा जो कि होता है Gm1m2/r². अब मैंने क्या कंसीडर करा है? मैंने कंसीडर करा है कि ये मेरा एटम है.
एटम में यहाँ पर मुझे पता है ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन पड़ा है और यहाँ पर एटम में ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो एटम का जो रेडियस होता है उसको अगर हम कंसीडर करें r, सो दिस इज माय r। सो जब हमने इसको कंसीडर करा तो r तो अब हमें पता है रेडियस होएगा 10⁻⁻15 में। सो नाउ Fg क्या हो जाएगा, जब हमने m1 m2 रखा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, g एक कांस्टेंट है हमें पता है, r हमें पता है कि अब ये इतना ही होएगा फॉर एन एटम, हाइड्रोजन एटम ले लो सिंपल। सो फॉर दैट इट इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻60 न्यूटन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो होगा 10⁻⁻60 न्यूटन। बट जब रियल टाइम में स्टडी किया गया कि इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, तो वो पता लगा हमें इट वॉज इक्वल टू 10⁻⁻24 न्यूटन। सो 10⁻⁻24 10⁻⁻60 से बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर मुझे पता है इन दोनों के बीच में कोई एडिशनल फोर्स भी है रादर देन जस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये एडिशनल फोर्स कौन सा फोर्स है, जो एडिशनल फोर्स है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं और फोर्स ड्यू टू चार्ज। सो Fc लिख देते हैं इसे। सो Fc क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सो जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किस टाइप का फोर्स है, अब ये हमें पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये हमें पता है। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास चार्ज किस टाइप के हैं। अब लेट सपोज हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं स्पेस में, सो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा रिपल्सिव फोर्स। जब हमारे पास सेम चार्जेस रहेंगे, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। इवन अगर हमारे पास दो प्रोटॉन्स रहेंगे, दोनों प्रोटॉन्स भी हमारे पास सेम काइंड के चार्ज हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स, राइट। अब यहाँ क्या है, एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन, तो यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होएगा वो होएगा अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब जब हमारे पास ऑपोजिट चार्ज रहेंगे अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, जब सेम चार्जेस रहेंगे हमारे पास रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। नाउ हम फोर्स को मेजर कैसे करें, फोर्स को मेजर करते हैं विद द यूनिट। अब कौन सा फोर्स, जो हमारे पास फोर्स की यूनिट रहेगी वो रहेगी न्यूटन, राइट। बट अब चार्ज को कैसे मेजर करें, चार्ज को मेजर करने की यूनिट होएगी, now I am writing here charge, the unit of charge is कूलम। अब कूलम को कैसे डिनोट करते हैं, चार्ज को कैसे मेजर करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में 1 एम्पेयर करंट जा रहा है इन 1 सेकेंड, राइट, तो उसमें जो हमारा चार्ज होगा वो होगा 1 कूलम। कूलम को मैंने C से डिनोट करा, 1 एम्पेयर करंट इन 1 सेकेंड इज प्रोड्यूसिंग 1 कूलम चार्ज, राइट। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो प्लस और माइनस है, यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस लगाया है, ये मैं रिवर्स भी कर सकती हूँ, ये सिर्फ मेरी एनोटेशंस हैं ये दिखाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों में ऑपोजिट काइंड का चार्ज है। आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिख सकते हैं और प्रोटॉन को माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकते हैं। बट कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज असाइन करते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज असाइन करते हैं। व्हाट हैपन्स, जब मैंने कोई भी एक कॉम्ब लिया, उसको ड्राई हेयर से रब करा, सो ये दोनों चीज़ें आपस में अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं दोनों में चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाता है, एक जगह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक जगह बहुत सारे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं।
लेट्स सपोज ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए कॉम्ब के अंदर, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होकर यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या हुआ, मतलब वहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्टिव फोर्स को शो करते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब बहुत नियर है, सो लेट्स सपोज हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 ही प्रोटॉन्स रखे हैं जिनके बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये हमें याद रखना है कि यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि डिस्टेंस इन सब के बीच का नेग्लिजिबल है, राइट। जब डिस्टेंस नेग्लिजिबल होएगा तो यहाँ का जो चार्ज रहेगा और यहाँ का चार्ज जो रहेगा उससे हम नेट चार्ज निकालते हैं। यहाँ का चार्ज है 3 माइनस, यहाँ का चार्ज है 3 पॉजिटिव। सो यहाँ पर जो नेट चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज हो जाएगा 0, राइट। सो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, सो वी कंसीडर द नेट चार्ज टू बी 0 और वी कंसीडर द नेट चार्ज टू बी denoted by the formula Q is equal to n minus m into 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। Now यहाँ पर n क्या है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और m क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट्स सपोज हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं। सो 6 माइनस 4 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। हमारा नेट चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी से निकाला जा सकता है, राइट। सो हमें चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता लग गई, चार्ज की यूनिट पता लग गई, हमें पता लग गया कि चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, चार्ज एक प्रोटॉन पर कितना होता है। चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है वो किस तरह से फोर्स को बिटवीन द 2 चार्जेस कैसे चेंज कर देता है। 10 रेज टू पावर माइनस 60 से 10 रेज टू पावर माइनस 24 तक इसने चेंज कर दिया है। फर्दर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज दैट चार्ज इज कंजर्वेटिव, which means कोई भी एक ऑपरेशन हुआ, कोई भी एक प्रोसेस हुई, प्रोसेस से पहले का चार्ज और प्रोसेस के बाद का चार्ज सेम रहेगा। लेट्स सपोज मैं बीटा डीके की बात करती हूँ। बीटा डीके में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक प्रोटॉन बनता है, ठीक है। सो जैसे ही एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, सो यहाँ पर बीटा डीके से पहले का चार्ज है 0, राइट। बीटा डीके से पहले चार्ज था 0, इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था माइनस ई एंड प्रोटॉन का चार्ज है प्लस ई। सो जो इफेक्टिव चार्ज रहेगा वो हो जाएगा 0। सो पहले क्या चार्ज था 0 और आफ्टर द बीटा डीके तो जो चार्ज आया है वो भी है अब 0। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चार्ज क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या है, राइट। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर से। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, वेक्टर एनालिसिस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आप सब मेरे से मिलने वाले हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।